आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड ArX। ओके, एराइल हैलाइड की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो बेटा उसको मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे जो भी वहाँ पे ऑलरेडी हैलोजन होगा उसका। दूसरी होंगी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और तीसरी होंगी रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, है ना, नंबर 1 को ले लेते हैं, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए, तो ये आपके सामने एक एराइल हैलाइड में रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया एराइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, भाई इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आएगा ना, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन पे ये अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलना चाहिए, वही होगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये बनाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो एराइल हैलाइड और दूसरा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड both are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halide। alkyl halide में तो हो गया था, लेकिन इनके केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना बहुत ही मुश्किल है, काफी अनरिएक्टिव से है वो, बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी तब जाके वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ऐसा क्यों, वाई, ये क्वेश्चन आता है। अगर 1 मार्क में आए तो भाई 1 रीजन बता दो, 3 मार्क में आता है तो 3 रीजन बता दो, 5 में आए तो 5 मार्क्स 5 रीजन बता सकते हो आप। वाई, ऐसा क्यों, कोई एक रीजन बताइए जनाब। आप लोगों में से अगर कोई एक भी रीजन मुझे बता देता है तो हम वहीं से इसको शुरू करेंगे, क्या होता है। पहला रीजन क्या लिखूं, फर्स्ट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस किसमें, इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में रेजोनेंस, भाई रेजोनेंस से ऐसा क्या हो गया देख लेते हैं। ये लो भाई, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इस पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो कितनी स्ट्रक्चर बनाएगा, भाई बना लो फटाफट अपनी, ये बनाना सीखो अपने, ठीक है ना, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इसको बनाना सीखना होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो पेपर में जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं। जब भी मौका मिले इसको बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज, ये यहाँ चले जाएंगे और ये इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। ओके, दिस इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग। रेजोनेंस में पाई और नॉन बॉन्डिंग मूव करते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, और लास्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। टोटल देयर आर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और 5th में आते आते हम देखते हैं कि डबल और सिंगल की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हो गई, लेस रिएक्टिव क्यों हो गया एराइल हैलाइड, बताइए। रेजोनेंस की वजह से हमने लिख दिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है बेटा, ये जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है, देखो 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, 1 2 और एक 3, और 2 में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एल्काइल हैलाइड में तो ऐसा कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आता है,
तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो भाई इस बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल हो ही जाएगा डेफिनेटली। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लाइन में इसको समअप करेंगे कि ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर and hence its breakage, तो इसको तोड़ना and hence its breakage becomes more difficult, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, becomes more difficult, ठीक है। तो इसलिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जब बॉन्ड को तोड़ने आ रहे हैं तो देखा भाई इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पहले तो सिंगल दिख रहा था अभी इसके अंदर डबल। आई मीन टू से दैट पूरा डबल भी नहीं होगा पूरा सिंगल भी नहीं होगा, वन एंड टू के बीच की स्ट्रेंथ रखेगा वो, ठीक है। चलिए नंबर 2 बताइए बेटा, नंबर 2 रीजन और क्या हो सकता है। Number 2 is state of hybridization. State of hybridization, जो एल्काइल हैलाइड है उसमें यहाँ पे जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा बेटा, ठीक है। लेकिन जो मेरा एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड या विनाइल, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसकी इधर डबल बॉन्ड है ना, ये Cl या X मान लो, चलो X ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्या आप मुझे बताओगे कि भी अगर मान लो sp3 से sp2 और sp अगर हम मूव करते हैं तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। हियर आप क्या बोलोगे, हियर sp2 हियर बॉन्ड लेंथ, ऐसे करके लिखो, हियर बॉन्ड लेंथ बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऐसे करके लिखो, sp2 कार्बन एटम एंड हेलोजन इज लेस देन sp3 कार्बन एंड हेलोजन। तो भाई बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। सो इट एक्वायर more strength and nucleophilic substitution become more difficult, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इधर वाले हो गए बेटा, ये हो गया। और बताओ क्या रीजन हो सकता है, एनी मोर रीजन। बताओ निशिकांत, कोई एक आधा रीजन बताओ, सोचो। डाइपोल मोमेंट का कोई फैक्टर है, थर्ड फैक्टर लिखो, डाइपोल मोमेंट।
ये है क्लोरोबेंजीन और ये मान लो ले लेते हैं C2H5Cl। इन दोनों में से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी बताइए? एक क्लोरोबेंजीन और एक इथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन की ज्यादा होगी या इथाइल क्लोराइड की? फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। क्लोरोबेंजीन की एग्जैक्ट वैल्यू हो 1.69 और भाई अगर मैं इस टाइप में देखूं तो 1.86। इसकी कितनी आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू? 1.69 दिबे और इसकी जो वैल्यू रहती है लगभग 1.86 दिबे के आसपास रहती है एल्काइल हैलाइड में नॉर्मली। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने से क्या होगा बेटा बताइए? डाइपोल मोमेंट जब ज्यादा है यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली ये जो कार्बन एटम है ना बेटा, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है, डाइपोल मोमेंट तभी आई है ना जब वहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे भी तभी आई है जब इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो एक चीज सोचो, जब भाई डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, ठीक है ना, चार्जेस ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं। तो भी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर पे इजीली अटैक करेगा। यहाँ पे इस कार्बन पे अच्छा खासा चार्ज है, इस पे ज्यादा चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे तो इजीली अटैक कर देगा, लेकिन यहाँ पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। करेगा लेकिन थोड़ी सी ड्रेस्टिक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक लाइन में लिख दो, लार्जर द डाइपोल मोमेंट, larger the dipole moment larger will be the positive charge on carbon and hence it becomes easier या more easy ऐसे भी लिख सकते हो, it becomes easier for the incoming nucleophile to attack on that carbon atom and vice versa। और अगर कम होगा तो कम, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, कम अटैक करेगा, है ना। तो ये हो गया तीसरा रीजन। पहला हो गया रेजोनेंस की वजह से, दूसरा हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चौथा देखोगे, फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आयन। जो आपका प्रोडक्ट आयन बनेगा, प्रोडक्ट आयन जैसे बेटा ये वाला है, यहां से अगर क्लोरीन चला जाए क्या बनेगा? अगर मान लो इक्विलिब्रियम स्टेप है, इक्विलिब्रियम स्टेप ले ली, तो ये बनेगा आपका फिनाइल कैटायन और प्लस में Cl नेगेटिव, है ना। तो क्या ये प्रोडक्ट आयन अगर ये स्टेबल होगा तभी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्या ये स्टेबल है? हाँ, क्यों? ठीक है, एक ये और बनाता हूं, इसके कंपैरिजन में बताना, R पॉजिटिव और प्लस में X नेगेटिव, इन दोनों में ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? R पॉजिटिव। क्यों बताओ, रीजन बताना पड़ेगा, इसलिए रीजन बताओ। मैंने मान लिया, चलो आपने बताया कि फिनाइल कैटायन जो है ना लेस स्टेबल होगा, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो फिनाइल कैटायन है ना, इसे दिखता जरूर है कि भी ये रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन रेजोनेंस एक्चुअल में उसमें रेजोनेंस है ही नहीं।
ये जो है यहाँ एक बार यहाँ से चार्ज हट जाएगा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पे, तो कोई चेंज तो नहीं आया ना स्ट्रक्चर में। जैसे देखो वो कहाँ गई, 5 स्ट्रक्चर देखो आप, एक से दूसरी स्ट्रक्चर में जाते हैं तो कुछ चेंज आना चाहिए, नेट चेंज आना चाहिए ना, देयर इज नो चेंज। तो ये जो फिनाइल कैटायन है इट इज लेस स्टेबल बिकॉज इट डोंट फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है। ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज करने की बात करें ना, वो तो इसमें भी है, वो तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। कोई अलग तरीके की भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ये अपना खुद का रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करे, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर ये वाली तो हो जाएगी इसकी, ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो इसमें भी हो जाएगी, कोई नई तो नहीं बनेगी ना। तो न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म नहीं होती है, बिकॉज इट डोंट फॉर्म न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स स्टेबिलिटी। तो भाई ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना कम पसंद करेगी। लेकिन ये जो है कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बोकैटायन मेरा टर्सरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा स्टेबल हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका चौथा रीजन। पांचवा जो बहुत ही इजी, मतलब सबसे सिंपलेस्ट वन जो है ना, वो रीजन है, क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि भाई यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन था, है ना, या कुछ भी है, और एक न्यूक्लियोफाइल दूर से चला आ रहा है ना। ये न्यूक्लियोफाइल एक बच्चे की तरह है ना। और मान लो वो एक ऐसी दुकान पे गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जहाँ पे अंकल जी खड़े थे। कैसे? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज इतना भरा पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है ना। एक क्लाउड ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एक क्लाउड ऊपर है और एक क्लाउड नीचे है। सेकंड थिंग, इसके ऊपर देखो कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके खुद के ऊपर। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे अलाउ करेगा कि भाई साहब आइए, अंकल जी दूर से ही भगा देंगे, गो बैक, ठीक है। तो ये पास में नहीं आ पाएगा, फिर इसको हमें फोर्सफुली या इसको कुछ आइडिया लगा के कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा। होगी रिएक्शन जरूर, लेकिन कम होगी। तो इसमें हम कैसे सम अप करें? फिफ्थ रीजन है, लिखो, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी over the aryl halide। इसमें एक लाइन में लिख दो, the incoming nucleophile is repelled back and hence reactivity is low, is repelled back by the large electron density, ऐसे करके लिख दो बेटा, by the large electron density on the ring के ऊपर। अब हम इसकी पहली रिएक्शन करेंगे। देखो भाई ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओके। इसकी रिएक्शन के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव आयन को हम प्रोड्यूस करवाएंगे NaOH से, 6 to 8% टाइप में ले लिया गया। एक्वस सॉल्यूशन है ये, एल्कोहलिक नहीं है, एक्वस। और जब इसकी रिएक्शन करवाई गई, ठीक है, NaOH की, इसके साथ में OH नेगेटिव आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। दिस इज न्यूक्लियोफाइल हियर, OH नेगेटिव आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन। कंडीशन क्या होंगी बेटा? वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, और प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई, 300 एटमॉस्फेयर के आसपास, 200 to 300 के आसपास इसमें प्रेशर रखा जाएगा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा रखने का मीनिंग क्या है, क्या आप बता सकते हो? प्रेशर ज्यादा रखने का मीनिंग क्या है? ये तो लिक्विड हो गया, ये क्या है? ये भी लिक्विड है। तो प्रेशर ज्यादा रखने का मीनिंग क्या है? प्रेशर ज्यादा मीनिंग रखने का ये है कि ये दोनों एक क्लोज्ड कंटेनर में है, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है, तो हम इसको मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम में कंप्रेस करते हैं, ठीक है।
कंप्रेस करते वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इस कंटेनर की वॉल्यूम मैं कम कर दूंगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये पिस्टन की जो रीडिंग होती है ना यहाँ पे शो होती रहती है कितना प्रेशर पहुंच चुका है। अभी कुछ ज्यादा भी कर देंगे ना तो कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, इतना प्रेशर ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, 300 एटमॉस्फेयर। इट इज नोन एज ड्रेस्टिक कंडीशंस। इतना हाई टेम्परेचर होना भाई, 373 केल्विन पे वाटर बॉयल होने लग जाता है, देख लो कितना होता है, उससे भी बहुत ज्यादा है ये टेम्परेचर। सो दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई, दिस प्रेशर इज वेरी हाई, दिस टू आर ड्रेस्टिक कंडीशन। लेकिन फिर भी चलो OH नेगेटिव आयन को आपने वहां तक पहुंचा दिया, क्या बन गया ये OH प्लस में Cl और Na क्या बना देंगे, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक। अगर मान लो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बार बार लेके जाना है, आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा या कम करना होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही है, अगर हीट रिलीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो रिलीज हुई जो हीट है वो कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, फिर उसके बाद में हम ड्रेस्टिकली उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए। डिचैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि उस डायरेक्शन में जाएगी जो टेम्परेचर को कम करे। कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर रख दूंगा ना तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को जो ना, बोला एक काम करो यार, इसको 1000 2000 3000 ऐसे मत करो, ठीक है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन इतना कम भी मत करो कि रेट ऑफ रिएक्शन ही कम हो जाए, प्रोडक्शन तो बढ़ जाए लेकिन टाइम लग जाए 3 दिन। तो इतना कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये टेम्परेचर तो इतना रखा गया, लेकिन प्रेशर को खूब बढ़ाया गया, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आ रहे हैं, बस दैट्स इट, हो गया। दिस इज नोन एज डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। अगर मान लो मैं आपको एक तो ये प्रोडक्ट दे दूं, सॉरी रिएक्टेंट, एक तो क्लोरोबेंजीन है, और भाई एक बार मैं ये दे दूं, ठीक है, मैंने इसके ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा दिया, और मैं एक बार ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने NaOH मतलब OH नेगेटिव आयन का अटैक करवाना है, यहाँ पे NaOH का अटैक करवाना है, OH नेगेटिव आयन का यहाँ पे NaOH, ठीक है। ये है फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों रिएक्शन को आप इस ऑर्डर में अरेंज करें कि भी कौन सी फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी। सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगा, बर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, NaOH की तरफ ज्यादा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सा करेगा और सबसे कम कौन सा करेगा, बताइए। यहाँ पे H है उसको रिप्लेस कर देगा OH नेगेटिव आयन। तो ये जो अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन है सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगा। NO2 की नेचर पता होनी चाहिए आप लोगों को, कैसी नेचर है ये। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मैंने ये आपको नोट डाउन करवाया था, NO2 मल्टीपल बॉन्ड वाले जो जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज मिलते वो खींचेगा रिंग से। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इतना क्लू मैंने आपको बता दिया, और आप करिए। पहले आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, फिर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो।
इसमें क्या है, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन है। अब आपको क्लोरीन की नेचर पता होनी चाहिए। क्लोरीन कैसा बेटा, बताइए। हम्म, अगर रेजोनेंस इफेक्ट को देखा जाए, रेजोनेंस इफेक्ट को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके अंदर बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसके इंडक्टिव इफेक्ट को देखा जाए, इंडक्टिव इफेक्ट को मान लो एक बार तो ये है और एक बार नहीं है, एक बार है और एक बार नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, लेकिन इस बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को एक वापस खींचेगा ना, वापस खींचेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि हमें केवल ये देखना है बेटा, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठीक है। ये तो भाई, ये जो है ना, ये क्या करेगा बताइए, अब इन दोनों में बताइए कौन सा ज्यादा होगा। बताओ इन दोनों में से तो बताओ, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग, ये यहाँ पे कार्बन के चार्ज को बढ़ाएगा या घटाएगा, बस मुझे इतना बता दो। क्लोरीन यहाँ पे कार्बन के चार्ज को बढ़ाने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज को तो बढ़ाएगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर को बढ़ाएगा, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो ये डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पे आप डीएक्टिवेटिंग मत लिखो, क्लोरीन इंक्रीज द, ऐसे करके लिखो, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन लिखो, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन सेंटर, ऑन कार्बन सेंटर। लेकिन यहाँ पर तो कोई इंक्रीज नहीं कर पाएगा भाई, है ना। तो इसकी जो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा, फिर उसके बाद में 1 होगा, ठीक है। 3 2 1 ऐसे करके लिखो आप, 3 2 1। ये क्लोरीन, ये है ऑर्थो पे, ऑर्थो पे लगाओ ये इसको पैरा पे, और एक बार मैं लगा रहा हूं इसको मेटा पे, ठीक है। ये मैंने लगा दिया आपकी बार मेटा पे। अब बताओ, ये है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन और ये है मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले वाला, यस, इट विल बी मोर रिएक्टिव। क्यों, ऑर्थो, हाँ ऑर्थो और पैरा वाले पे ज्यादा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना बेटा, जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करवा देगा इस पोजीशन पे रह के, ये यहाँ पे सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे 5 बनती है ना, 5 बनेंगी, लेकिन जब ये ऑर्थो पे होता है तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो उसके केस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी डेफिनेटली, है ना। तो भाई इसमें बनती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर 6, लेकिन जब इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है इसमें, तो ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसमें 5 ही बनेंगी, 3 ये वाली और 2 वो चेंज होके इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है ना। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए इट विल बी मोर रिएक्टिव ऑर्थो एंड पैरा वाले, लेकिन मेटा वाला कम रिएक्टिव होगा देन दिस। अब हम बात करेंगे
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसमें लिख सकते हो आप, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दोगे, ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेगी, बाकी मैंने आपको बता दिया। पैरा में भी एक बनेगी, ठीक है, वो भी एक एक्स्ट्रा बनेगी। इस यहाँ पे लगाएंगे तो भी एक एक्स्ट्रा बन जाएगी, बना के दिखानी पड़ेंगी आपको अगर वो पूछ लेता है तो, कि ऑर्थो और पैरा में ऐसा क्या हो रहा है कि वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और मेटा वाला कम, तो आपको बता देना वहां पे कि ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्ट्रक्चर आर फॉर्म। नाउ वी विल कम टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक इलेक्ट्रोफाइल जो है ना बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, तो जब वो बेंजीन रिंग की तरफ आएगा तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बड़ी आसानी के साथ ये रिएक्शन होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी एक रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करवाएं, इसका हम करवाते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए। लिखो बेटा, नाइट्रेशन के लिए क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इन दोनों के ये जो मिक्सर है ना, इसका एक पर्टिकुलर नेम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हर किसी को ये वर्ड नहीं दिए जाते बेटा कि भी जो नाइट्रेशन करवा देगा सारे जितने भी होंगे, नहीं, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्या होगा, क्लोरीन की जगह पे ये आ जाएगा और प्लस में HCl बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की जगह पे, सॉरी क्लोरीन की जगह पे नहीं भाई, क्लोरीन की जगह पे नहीं, क्लोरीन डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किधर भेजेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। NO2 यहाँ पे आ गया और NO2 पैरा पे, दोनों। अब इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा भाई, ये ऑर्थो है और ये पैरा, पैरा विल बी मोर, इट इज मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन की तरफ आ रहा है तो क्लोरीन वहां पे स्टैटिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, आने नहीं देगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लाइक दैट, थोड़ा सा इनको ढक के रखता है, लेकिन फिर भी आएंगे जरूर, लेकिन कम आएंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय क्लोरीन। ओके, या हेलोजन, ये हो गया आपका नाइट्रेशन। फिर हम करवाते हैं इसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करवा के देखते हैं। बेंजीन और उसके ऊपर एक क्लोरीन, क्लोरीनेशन करवाएंगे Cl2, किसकी प्रेजेंस में करवाएं। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बताओ। बताओ, तो पहले तो दिमाग में ये रख लो कि इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। हाँ, अब आगे बढ़ो। वहां पे HNO3 था, HNO3, तो एक सेकेंड, ये शेप होती है HNO3, ठीक है, HNO3 की ये शेप होती है। और जब एक एसिड इसके ऊपर अटैक करेगा ना बेटा, एसिड कौन सा है, H2SO4। इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए ना HNO3 और H2SO4 में, तो H2SO4 लिटिल बिट ज्यादा एसिडिक है, तो वो अपने H पॉजिटिव आयन इसकी तरफ भेजेगा, यहां से ये OH नेगेटिव आयन को निकाल लेगा,
क्या बना देगा, इसके साथ मिलकर H2 पीछे क्या बच गया, NO2 पॉजिटिव। दिस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बना, समझ में आया। H पॉजिटिव आयन कहां से आया, H2SO4 से। इसको यहाँ डालने का, इसके अंदर यहाँ पे मिक्स करने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। ये कंसंट्रेटेड है तो ये भी कंसंट्रेटेड, तभी ये H पॉजिटिव आयन इतनी अमाउंट में देगा कि इसके H पॉजिटिव आयन को निकाल सके, OH नेगेटिव आयन को। सो आप यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है, कि भी इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 पॉजिटिव है। अब इसमें आ जाइए, क्लोरीन कंपाउंड है, इसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाऊंगा तो Cl पॉजिटिव एक साइड में और Cl नेगेटिव एक साइड में। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे लेके जाना है। कैसे लेके जा सकता हूँ, Cl पॉजिटिव आयन बीकर में कैसे रुक सकता है, ये केवल तभी रुक सकता है जब इस भाई साहब को कोई एडजॉर्ब कर ले या अपने साथ मिला ले, तो उसके लिए एक लेविस एसिड, ये कोई जरूरी नहीं है FeCl3 ही हो, कोई भी लेविस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, AlCl3 भी हो सकता है, BH3 भी हो सकता है, ठीक है, SbCl3 भी हो सकता है, एनी लेविस एसिड जो इस नॉर्मली क्या होता है, FeCl3 या AlCl3, इन दोनों में से कोई एक, ये वाला इसमें यूज करते हैं। क्या करेगा, FeCl3 Cl नेगेटिव आयन को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करेगा और ये आयन बना लेता है FeCl4 नेगेटिव। इट इज ए स्टेबल आयन। तो अभी बीकर में थोड़ी देर के लिए Cl पॉजिटिव आ गया, जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए आएगा, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, वो अटैक कर देगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। सो ड्यूरिंग द हैलोजिनेशन आवर इलेक्ट्रोफाइल इज X पॉजिटिव, ये आप नोट डाउन कर लेना, हियर इलेक्ट्रोफाइल इज X पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब हम मैटर को क्लोज करेंगे। ये दो रिएक्शन हुई है, कल हम सल्फोनेशन को डिस्कस करेंगे। जब हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, हर इलेक्ट्रोफाइल को याद करना जरूरी है, इन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। अटैक हम करवा के देख चुके हैं कैसे इनका अटैक होता है, बार बार मैकेनिज्म अब हम नहीं करवाएंगे, एक बार मैकेनिज्म ओवर तो ओवर हो गया, नोट डाउन।